रही है सोशल मीडिया पर। ये आर्मी ऑफिसर रहे तो जिस तरह का बोल्ड अंदाज इन्होंने अपने कार्यकाल में दिखाया, सोशल मीडिया पर भी उसी बोल्ड अंदाज में नजर आते हैं। सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध भी कर देते हैं और ये भी नहीं सोचते हैं कि इनके कलीग्स इनसे क्या सवाल करेंगे। यश मूर साहब आज हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि आगे का रास्ता अग्निवीर को लेकर सेना में क्या है और आखिर आप लोग क्यों कह रहे हैं कि ये स्कीम यहां काम नहीं कर सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो कुछ घट रहा है, चुनाव हो रहे हैं वहां पर और जिस तरह के ऑपरेशन साथ साथ हो रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशंस की चिंताएं हैं, उस पर बात करेंगे क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव इलाके कोकरनाग में पोस्टेड रहे हैं और वहां कमान संभाली है। कुछ बड़ी उपलब्धियां भी उनके हिस्से में वहां से रही हैं। लद्दाख को लेकर भी अपनी विशेष राय रखते हैं क्योंकि वहां वो कमान संभाल चुके हैं। तो तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है यश मूर साहब आपका न्यूज तक के इस खास शो मंच पर। सबसे पहला सवाल, अग्निवीर स्कीम के खिलाफ विरोध करना आप लोग अब बंद क्यों नहीं कर देते, क्योंकि अब सरकार तो कदम पीछे लेने से रही। देखो ऋषि, पहली बात तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया और आपको पता ही है बारिश की वजह से ट्रैफिक का क्या हाल है दिल्ली गुड़गांव में, तो यहाँ तक पहुँचना और वापस जाना। बट आपने बुलाया तो मैंने कहा चलो आप लोगों से गुफ्तगू करके आते हैं। अब रही बात अग्निवीर की, अब 2 साल हो गए हैं इस स्कीम को, 2 साल से ऊपर हो गए हैं और मैं इस स्कीम के बारे में, देखो मैं जो भी बात करता हूँ ना देश हित में बात करता हूँ और ये चीज़ कृपया करके कभी भी, हम तो अपॉलिटिकल रहे हैं सारी उम्र, ये बहुत ज़रूरी है कि जो नेशनल इंटरेस्ट में मुद्दे हैं वो हमें उठाने चाहिए और अब नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, दिस इज़ माई पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी सेकेंड इनिंग्स है और सेकेंड इनिंग्स में अगर हम फ्रंट फुट पे नहीं खेलेंगे तो क्या फ़ायदा। तो सिर्फ मैं ही नहीं, तमाम वेटरन से मैं बार बार ये आगाह करता हूं कि अब वक्त है सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करने का। अग्निवीर का मुद्दा मेरे दिल से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि मैं खुद गांव में पैदा हुआ हूं, मैं खुद सिपाही का बच्चा हूं, मैं खुद किसान का बच्चा हूं। हमने गांव में देखा है कि किस प्रकार से फौज में भर्ती होना, एक सिपाही बनना आर्मी नेवी एयरफोर्स में बहुत बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार हमारे माँ बाप के लिए हमारा अफसर बनना एक बहुत बड़ी बात थी, आज एक किसान के लिए या स्कूल टीचर के लिए या जो पहले फ़ौज में रिटायर हुए उनका बच्चा अगर फ़ौज में सिपाही बनता है तो बहुत बड़ी बात होती है। एक पूरी कई पीढ़ियों का जो है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है वो चेंज हो जाता है जब कोई जवान आर्मी नेवी एयरफोर्स में भर्ती हो जाता है। और देखो ये हमारी सेनाओं के ऊपर आप सबको इतना पूरा देश नाज करता है। क्यों नाज करता है? क्योंकि उसमें कोई बात है। वो बात क्यों है? क्योंकि जो कटिंग एज है हमारी, जो सिपाही वो धरती से जुड़े हुए, वो तो सारे गांव से आते हैं। तो इस स्कीम ने एक झटके के अंदर लाखों युवाओं की हसरतों के ऊपर पानी फेर दिया। ये मेरे, इसलिए मैं कोई, हमें तो सारी सरकारें सही हैं। मेरे से जब कोई सवाल पूछते मैं कहता हूँ भी सारी सरकारें डिफेंस के लिए सही काम करती हैं, लेकिन ये स्कीम में क्या हुआ, जो इतने सालों का एक रिक्रूटिंग पैटर्न था, एक सिस्टम था भर्ती करने का जो चल रहा था इतने सालों से, वो ठीक ठाक चल रहा था। तो वाइड मैंडेट व्हेन इट वाज नॉट रिक्वायर्ड टू मैंड, वो बिल्कुल ठीक चल रहा था। तो उसको एक झटके में किया। जनरल नरवणे ने खुद कहा इट वाज बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। ये कभी भी किसी बड़े फोरम में फौज में डिस्कस नहीं हुआ। बात हो रही थी टूर ऑफ ड्यूटी की कि 1000 कुछ लोग लेंगे, उनको एक्सपीरियंस होगा। एंड जनरली ये स्कीम शुरू में ऐसे लग रहा था कि ऑफिसर्स के लिए आएगी, कॉर्पोरेट वाले वर्दी पहनना चाहते हैं, थोड़ा इनको शौक है फौज के बारे में। इट वॉज नेवर मेंट फॉर जवान्स। और सडनली आया कि सारे जवान ऐसे भर्ती होंगे। तो इसलिए जो है आगे आप सवाल पूछेंगे तो इसमें मेरे क्या इश्यूज़ हैं, और वो बहुत ज़रूरी इश्यूज़ हैं। और क्योंकि ये देश हित से जुड़ा है, सुरक्षा से जुड़ा है, हमारी सेनाओं से जुड़ा है, कैसे इंस्टीट्यूशन से जुड़ा है जिस पे पूरे देश को नाज है, तो हमें इस पे खुल के बात करनी चाहिए। और मेरे जैसे लोग बात करेंगे तो लोग जरूर सुनेंगे भी कि हाँ ये बात सही है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि फ्यूचर में स्कीम में चेंजेस आएंगे। नहीं, चेंजेस तो खैर आएंगे, सरकार इस बारे में बात भी कर रही है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि अगर ज्यादा फिट जवान जो हैं वो ही सेना में काम करें, क्योंकि इस बार सरकार कह रही है कि अभी 25% रिव्यू भी चल रहा है कि 50% हो सकता है। तो अगर उसमें से बेस्ट ऑफ बेस्ट अगर हम निकाल कर रख ले अपनी सेना के लिए, तो इसमें क्या बुराई नजर आती है आपको? देखो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट तो वैसे ही ले रहे थे हम, अब बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं आ रहा है ना। अब हुआ क्या है इस पूरी स्कीम के द्वारा, पहले जो है ना, जो गांव का युवा लड़का था जो दौड़ रहा था 4-4:30 बजे उठ के, आप तो रिपोर्टर हैं, आपने देखा होगा गांव देहात में सुबह सुबह रोडों पर आपको भागते दौड़ते नज़र आते थे। बड़ी स्टेडियम्स के अंदर बच्चे दौड़ते नजर, क्योंकि फ़ौज का फिजिकल टेस्ट निकालना आसान नहीं था। और फ़क्र क्या था
कि फौज वॉज द नंबर 1 चॉइस, सेकंड स्टेट पुलिस, थर्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस। जनरली ये युवाओं की ये सोच रही है फौज के बेल्टेड सर्विसेज के बारे में। अब क्या हो गया है, एक झटके में अग्निवीर लास्ट चॉइस हो गई है। अब जो बेस्ट है वो जाएगा अपना स्टेट की पुलिस में, बिकॉज जिस दिन भर्ती हो गया 58 साल तक उसकी रिटायरमेंट है, अपने स्टेट में नौकरी करता है, अपने बीवी बच्चों का देखभाल करता है, तनख्वाहें अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है। नंबर 2 चॉइस पैरामिलिट्री फोर्स है, भर्ती हो गया 58-60 साल तक नौकरी करता है और सारी फैसिलिटीज अच्छी, तनख्वाह सब कुछ है। अग्निवीर में क्यों आएगा? 4 साल तक एक तलवार लटकती रहे, उसके बाद ये पता नहीं मेरे को फौज रखेगी या नहीं रखेगी। और यूनिट्स के अंदर बहुत इश्यूज हैं, जो मैं हमेशा कहता हूं कि जो कटिंग एज है हमारी प्लेटून कंपनी, भाई लड़ाइयां यही जीतते हैं, लड़ाई कोई जनरल नहीं जीतता है, कोई कोर कमांडर या डिविजनल कमांडर लड़ाई नहीं जीत सकते, ना वो लड़ाई में होते हैं, ये जवान जीतते हैं लड़ाई। और जवान की सबसे छोटी टोली क्या है? प्लेटून होती है, जिसमें एक यंग ऑफिसर लीड करता है। कारगिल की सारी लड़ाइयां प्लेटून लेवल पे लड़ी गई हैं, कंपनी लेवल पे लड़ी गई हैं। तो उसके अंदर अगर आधे जवान ही हैं जिसको भरोसा नहीं 4 साल के बाद मेरा क्या होगा, और आधे ऐसे हैं जो परमानेंट हैं। आप देखो ना, आपने 2 कैटेगरी बना दी, और इनकी सर्विस कंडीशंस पे अगर मैं आऊं तो आप रो दोगे कि इस प्रकार की सर्विस कंडीशंस क्या हो सकती हैं, और आप कहोगे बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। नहीं, क्या सर्विस कंडीशन है जिस पर आपको आपत्ति है? सबसे बड़ी तो ये, नॉर्मल जवान 90 दिन की छुट्टी जाता है, 90 दिन छुट्टी मिलती है जवान को फौज में, 60 दिन की एनुअल लीव, 30 दिन की कैजुअल लीव, इसको मिलती है 30 दिन। तो आप सोचो, आप तंगधार में बैठे हो या बारामूला, कश्मीर, चुशुल में कहीं वहां हाई एल्टीट्यूड में बैठे हो, छोटे बच्चे हो यार, 18, 19, 20 साल का तो है बच्चा, और वो जाएगा सिर्फ 1 महीना जा सकता है, तो क्या करेगा? 6-6 महीने में 15-15 दिन जाएगा। जो साथ में जवान है वो 90 दिन की छुट्टी जा रहा है। पहली बात तो ये बहुत है ना, एक इमोशनल इशू है। दूसरी चीज, अगर किल्ड इन एक्शन हो जाता है, नॉर्मल जवान के तो सारी उम्र माँ बाप को पेंशन मिलती है हर तारीख को। इमेजिन करो अगर आपके माँ बाप भी तो यार यंग ही होते हैं ना, जब जो 18-20 साल का, उसके माँ बाप भी तो 40-42 साल के हुए, उनको अगर सारी उम्र ये 1 तारीख को पेंशन आए, कितनी बड़ी फक्र करेंगे पूरी उम्र अपनी कि यार हमारा बच्चा देश के लिए जान की आहुति दे दी, हमारे लिए एक बुढ़ापे में सहारा कर गया उसकी पेंशन का। इनके में कोई पेंशन नहीं है। तीसरी चीज वो है कि जब हम लोग फौज में आए या नया जवान आया, अगर माँ बाप को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो फट छुट्टी जाता है, नियरेस्ट मिलिट्री हॉस्पिटल में अपने माँ बाप को दिखा देता है, और बड़े इज्जत से उसके माँ बाप की ट्रीटमेंट किसी मिलिट्री हॉस्पिटल में। यहाँ पे दे आर नॉट डिपेंडेंट, यहाँ वो ये सब कर ही नहीं सकता है, ना अपने स्टेशन में ला सकता है। और चौथी बड़ी चीज़ है, शादी नहीं करा सकता 4 साल। तो मैरिज मार्केट में जो जवान की, मैं आपको बता नहीं सकता ऋषि, मैंने ऐसे जवान देखे हैं जिनकी वाइफ एमटेक और एमएससी हैं और बढ़िया बैंक में काम कर रही है, क्योंकि जवान की जॉब बड़ी तगड़ी है भाई, गवर्नमेंट जॉब है उसकी, और एक बहुत फक्र है देश को इसके ऊपर। तो 4 साल आप सोचो, अब आप कंपेयर कर लो, प्लस तनख्वाह तो 20-21 हज़ार रुपये से वो स्टार्ट करता है, दूसरा जवान ले रहा है 35, 40, 45 हज़ार। सो देयर आर ह्यूज आई शुड से अनोमलीज इन दिस बेसिक सर्विस कंडीशन। जो सर्विस कंडीशंस की हम बात करते हैं, ये चीज़ें हैं ना, आप ये बराबर कर दो। अगर किल्ड इन एक्शन होता है तो बोल दो ठीक है भाई, इसको भी वही कंपनसेशन मिलेगा, इसके माँ बाप को वही पेंशन मिलेगी। सो नाउ इफ यू टेल मी कि ये स्कीम बहुत बढ़िया है और इस पे हमें जो है, इसमें बड़े यंग लोग आ रहे हैं, तो फिर नाउ आई लिव इट टू यू। नहीं, तो आपका एक आर्टिकल पढ़ रहा था मैं नेशनल हेराल्ड पर, आपने लिखा द अग्निपथ स्टेप सोल्जर, तो ये लाइन तो खैर बहुत बोल्ड है। हाँ, बोल्ड है, लेकिन वो बोल्ड क्या होता है, कई बार हम अच्छी इंग्लिश लिखने के लिए, बट है ना, 2 कैटेगरी होगी ना, आप एक प्लेटून के अंदर हो, एक मोर्चे में हो। एक है जो कि पहले से भर्ती हो गया था, कोविड से पहले काम है ये। तो पहली बात तो बहुत सारी जो आपत्तियां हैं वो इसमें भी फिल्टर हो जाएंगी कि आप अच्छी नौकरी देख रहे हैं तो कहीं आप और कर लीजिए, आप देश सेवा के लिए आना चाहते हैं तो आइए। ये सब कहने की बातें हैं, ये सब कहने की बातें हैं। फिर तो ये इतनी अच्छी स्कीम है, तो 4 साल एनडीए में 3 साल एनडीए में 1 साल, 4 साल में ऑफिसर उसी एज का है, उसी एज का बालक है, वो अच्छे स्कूल में चला गया, उसने एनडीए एग्जाम क्रैक कर दिया और एनडीए चला गया। उसके साथ वाला अच्छे स्कूल में नहीं गया, गांव में, वो अग्निवीर बन गया, वो तो 4 साल में रिटायर हो गया, 4 साल में ऑफिसर बनता है। इतनी अच्छी स्कीम है, तो इसको हमें ऑफिसर्स में लानी चाहिए। हमें आईएएस आईपीएस क्या कर रहे हैं हम, इनको इतनी देर, इतनी सारी अकेडमियां खुली हुई हैं, सबको 4 साल में कर दो। इनके नाम भी बड़े अच्छे अच्छे हम सजेस्ट कर सकते हैं, वीर के साथ राइम करते हुए, और हर डिपार्टमेंट में ले आओ, पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी ले आओ। इतनी ब्रिलियंट स्कीम, इतनी अच्छी चीज़ है, तो फिर वाई शुड ओनली जवान हैव ऑल द फन। इसको कर दो सबके लिए, इतनी अच्छी स्कीम है। तो इसमें ना कोई
वर्ड्स के हेर फेर में हम नहीं जाएंगे, बट मेरा दिल से जो है मैं हमेशा यही गुहार करता हूं कि इस पे विचार करो, सर्विस कंडीशंस पे विचार करो, उनके पे अलाउंसेस पे विचार करो, और जो